विशाल कांच की खिड़कियों के पार शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन विक्रम के कार्यालय का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक क्रूर सीईओ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे निगम में फैली हुई थी, और आज रात वह अपने सबसे भयंकर रूप में था। मेज पर रखी फाइलों को उसने गुस्से से धकेल दिया और अपनी तेज निगाहें सामने खड़ी अपनी सचिव अदिति पर गड्ढा दी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है और वह इस लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अदिति बिना किसी घबराहट के अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखा और संयमित आवाज में जवाब दिया कि वे आंकड़े वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। उसने स्पष्ट किया कि उसका काम केवल फाइलों को संकलित करना था, न कि वित्तीय विसंगतियों को छिपाना। विक्रम का गुस्सा इस शांत प्रतिक्रिया से और भी भड़क उठा, क्योंकि वह लोगों को डर से कांपते हुए देखने का आदी था, और अदिति की यह निडरता उसे हमेशा बहुत ज्यादा चुभती रहती थी। विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठकर मेज पर दोनों हाथ पटक दिए। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि उसे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर काम सही ढंग से नहीं हो सकता तो वह किसी और को काम पर रख लेगा। अदिति ने एक गहरी सांस ली और बिना अपना आपा खोए सिर हिलाया। उसने कहा कि वह तुरंत वित्त विभाग के प्रमुख रजत से संपर्क करेगी और सभी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगी। विक्रम ने केवल हाथ हिलाकर उसे तुरंत बाहर जाने का इशारा किया। अदिति चुपचाप मुड़ी और उस विशाल कार्यालय से बाहर निकल गई। दरवाजे के बंद होते ही उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान को खेलने दिया। विक्रम का यह गुस्सा उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। बाहर अपनी डेस्क पर बैठकर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और तुरंत उस गुप्त सर्वर से जुड़ गई जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। यहां से उसका असली काम शुरू होने वाला था, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह जानती थी कि वित्त विभाग के निदेशक रजत लगातार कंपनी के धन की हेराफेरी कर रहे थे। विक्रम अंधा होकर केवल अपने विस्तार की योजनाओं पर ध्यान दे रहा था, और उसे अपनी ही कंपनी में पल रहे इस भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। अदिति ने उन फाइलों को स्कैन किया जो उसने जानबूझकर विक्रम को आधी अधूरी जानकारी के साथ दी थी। यह सब उसकी एक बड़ी योजना का हिस्सा था, ताकि रजत को लगे कि उसका काला सच सुरक्षित है और कोई नहीं जानता। अदिति की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं और स्क्रीन पर जटिल संख्याओं के जाल खुलने लगे। उसने एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय निगम के खाते का पता लगाया था, जहां रजत पिछले 6 महीनों से कंपनी का पैसा भेज रहा था। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन न्याय की उसकी मजबूत भावना उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि विक्रम भले ही एक निर्दयी बॉस था, लेकिन उसने इस कंपनी को अपने खून और पसीने से बहुत मेहनत करके खड़ा किया था। थोड़ी ही देर में विक्रम भी अपने कक्ष से बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था और उसके कदम तेज थे। उसने अपनी डेस्क पर काम कर रही अदिति को अनदेखा करते हुए सीधे लिफ्ट की ओर प्रस्थान किया। अदिति ने अपनी स्क्रीन को तुरंत लॉक किया और अपनी कुर्सी से उठकर उसे जाते हुए देखा। विक्रम की इस कठोरता के पीछे का अकेलापन और दबाव उसे हमेशा महसूस होता था, लेकिन वह अपनी असली पहचान और मकसद को ऐसे ही किसी पर जाहिर नहीं कर सकती थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ीं, तो कंपनी का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण हो चुका था। बोर्ड के सदस्यों की एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जिसमें रजत एक बहुत बड़ी परियोजना का प्रस्ताव रखने वाला था। अदिति जानती थी कि ये प्रस्ताव केवल एक मुखौटा था, जिसका असली उद्देश्य कंपनी की ओर भी बड़े हिस्से को हड़पना था। उसने बहुत सावधानी से अपने द्वारा एकत्रित किए गए सभी असली सबूतों को एक छोटी सी सुरक्षित पेन ड्राइव में डाल लिया था। विक्रम सुबह जल्दी ही कार्यालय पहुंच गया था, और आते ही उसने तुरंत अदिति को अंदर बुलाया। वह काफी परेशान दिख रहा था, और उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उसने अदिति से कहा
कि वह रजत की प्रस्तुति को एक बार फिर से जांचना चाहता है, क्योंकि उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अदिति ने शांति से फाइल उसे सौंप दी और कहा कि उसने सभी संख्याओं को 2 बार जांच लिया है और इसमें कोई प्रत्यक्ष तकनीकी त्रुटि नहीं है। विक्रम ने फाइल को देखा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे अपनी वृत्ति पर हमेशा भरोसा रहता था और इस बार उसकी वृत्ति लगातार चेतावनी दे रही थी कि कुछ तो बहुत ही भयानक गलत हो रहा है। उसने अदिति की तरफ देखते हुए सख्ती से पूछा कि क्या उसे कुछ अजीब महसूस हुआ है। अदिति ने अपनी नजरें झुकाए बिना दृढ़ता से कहा कि उसे जो भी जानकारी दी जाती है वह केवल उसी के आधार पर काम करती है और बाकी सब उच्च प्रबंधन का विषय है। अदिति का जवाब सुनकर विक्रम थोड़ा और चिढ़ गया, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही है। एक सचिव का काम नीतियां बनाना नहीं, बल्कि आदेशों का पालन करना होता है। उसने एक गहरी सांस ली और उसे मीटिंग रूम तैयार करने का निर्देश दिया। अदिति ने हामी भरी और बाहर आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि आज की यह बैठक बहुत सी चीजों को बदलने वाली थी और उसे हर कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखना था। दोपहर के भोजन के समय पूरे कार्यालय में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले। कंपनी का मुख्य परिचालन अधिकारी रजत अपने महंगे सूट और एक बहुत ही धूर्त मुस्कान के साथ बाहर निकला। उसका व्यक्तित्व ऐसा था जो पहली नजर में किसी को भी प्रभावित कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक स्वार्थी चमक होती थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा विक्रम के कार्यालय की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसने जानबूझकर अदिति की डेस्क के पास अपने कदम धीमे कर लिए। रजत ने बहुत ही मधुर लेकिन जहरीले स्वर में अदिति से पूछा कि क्या वह आज भी देर रात तक काम करने वाली है। उसने ताना मारते हुए कहा कि विक्रम जैसे क्रूर बॉस के साथ काम करना किसी भी आम इंसान के लिए सजा के समान है। अदिति ने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और बहुत ही संयमित आवाज में जवाब दिया कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रही है। वह जानती थी कि रजत जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कोई गलती कर बैठे। अदिति ने अपनी छवि एक ऐसी साधारण और बेवकूफ सचिव की बना रखी थी जिसे केवल आदेशों का पालन करना आता है। रजत भी यही मानता था कि वह एक डरी हुई लड़की है जो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकती। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अदिति को देखा और आगे बढ़ गया। वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके हर कदम और हर वित्तीय लेन देन पर इसी लड़की की पैनी नजर है। अदिति ने गहरी सांस ली और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। रजत ने विक्रम के कार्यालय का दरवाजा खोला और बिना किसी अनुमति के अंदर दाखिल हो गया। उसने विक्रम के सामने बैठकर बहुत ही चतुराई से कंपनी के नए वित्तीय बजट पर चर्चा शुरू कर दी। वह बहुत ही मीठे शब्दों में विक्रम के अहंकार को सहला रहा था और धीरे धीरे अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सच साबित करने की कोशिश कर रहा था। रजत का मुख्य लक्ष्य उन घाटे वाले प्रोजेक्ट्स को पास करवाना था जिनके जरिए वह अपनी शेल कंपनियों में करोड़ों रुपए बहुत ही आसानी से भेज सकता था। विक्रम, जो आमतौर पर बहुत ही तेज और सतर्क रहता था, रजत की इन मीठी बातों में पूरी तरह से फंसता जा रहा था। उसे रजत पर बहुत ज्यादा भरोसा था क्योंकि दोनों ने मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया था। विक्रम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह सबसे भरोसेमंद साथी ही उसे बर्बाद करने की गहरी साजिश रच रहा है। वह अपनी फाइलों पर हस्ताक्षर करता जा रहा था और अनजाने में ही अपनी कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा था। बाहर अपनी डेस्क पर बैठी अदिति ने बहुत ही सावधानी से अपने फोन पर एक विशेष सॉफ्टवेयर चालू किया। उसने कुछ हफ्ते पहले ही विक्रम के कार्यालय में एक बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोफोन छिपा दिया था क्योंकि उसे रजत की हरकतों पर शक था। ईयरफोन के जरिए वह उन दोनों की हर एक बातचीत को बिल्कुल साफ सुन रही थी। रजत की हर एक झूठ और धोखाधड़ी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह अभी कोई भी कदम नहीं उठा सकती थी
क्योंकि उसके पास सभी ठोस सबूत पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। अदिति ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर एक सुरक्षित नेटवर्क टनल खोला और वित्त विभाग के मुख्य सर्वर में प्रवेश किया। वह उन सभी फाइलों और दस्तावेजों को डाउनलोड करने लगी जिनका जिक्र रजत अभी अंदर विक्रम के साथ कर रहा था। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि अगर किसी भी सुरक्षा प्रणाली ने उसकी इस गतिविधि को पकड़ लिया तो उसकी नौकरी और जीवन दोनों ही संकट में पड़ सकते थे। लेकिन उसकी उंगलियां बिना किसी कंपन के बहुत ही तेजी और सटीकता के साथ कीबोर्ड पर चल रही थीं। तभी अचानक दालान के दूसरे छोर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। रात की पाली का सुरक्षा गार्ड अपने नियमित गश्त पर उसी मंजिल की तरफ आ रहा था। अदिति के कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा डाउनलोड होने की प्रक्रिया अभी भी केवल 70% ही पूरी हुई थी। अगर गार्ड ने उसे इस समय इतने सारे गुप्त सर्वर खोलकर काम करते हुए देख लिया तो निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आने दी। जैसे ही गार्ड उसके पास पहुंचा, अदिति ने तुरंत एक दूसरी विंडो खोल ली जिसमें विक्रम के कल के कार्यक्रम का विवरण था। उसने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से गार्ड को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और थकान भरी सांस ली। उसने गार्ड से कहा कि बॉस ने उसे कल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार करने को कहा है। गार्ड को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम अपनी सचिवों से ऐसे ही अमानवीय तरीके से काम करवाता रहता है। गार्ड ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया और उसे रात में ज्यादा देर तक जागने से बचने की सलाह देते हुए आगे बढ़ गया। उसके जाते ही अदिति ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली और वापस अपनी मुख्य स्क्रीन पर आ गई। डाउनलोड प्रक्रिया अब तक 100% पूरी हो चुकी थी और उसने तुरंत सारे सबूतों को अपनी एक छिपी हुई पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया। उसने सर्वर के सारे निशान बहुत ही चतुराई से मिटा दिए ताकि कोई भी साइबर विशेषज्ञ यह पता न लगा सके कि सिस्टम में कोई घुसा था। कुछ ही देर बाद रजत विक्रम के कार्यालय से बाहर निकला और अपनी जीत की मुस्कान के साथ लिफ्ट की ओर चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद विक्रम की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी और उसने बहुत ही सख्त लहजे में अदिति को अंदर बुलाया। अदिति अपनी डायरी और पेन लेकर तुरंत उसके सामने हाजिर हो गई। विक्रम का चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही क्रूरता और कठोरता साफ झलक रही थी जो उसे एक तानाशाह बॉस बनाती थी। विक्रम ने मेज पर रखे कागजातों के एक बहुत बड़े ढेर की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे कल सुबह 8 बजे तक इन सभी की एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। यह एक ऐसा काम था जिसे पूरा करने में किसी भी पूरी टीम को कम से कम 2 दिन लग सकते थे। उसने अदिति को चेतावनी दी कि अगर कल सुबह तक उसकी टेबल पर यह रिपोर्ट नहीं हुई तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने एक बार फिर अपना वही पुराना और अत्याचारी रूप दिखाया जो सभी को डराता था। अदिति ने बिना पलक झपकाए उस बड़े ढेर को देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। उसने न तो कोई शिकायत की और न ही समय सीमा बढ़ाने की कोई गुजारिश की। विक्रम इस जवाब से थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि वह काम के दबाव में आकर रोने लगेगी या टूट जाएगी। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए अदिति को बहुत ही ध्यान से देखा और पहली बार उसे समझने की एक अजीब सी कोशिश की। विक्रम ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए बहुत ही धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में पूछा कि क्या वह कभी किसी बात से डरती नहीं है। उसने कहा कि उसने आज तक कभी उसे काम के दबाव में या उसके गुस्से के सामने टूटते हुए नहीं देखा है और यह बात उसे बहुत परेशान करती है। अदिति ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधे रखी और फिर बहुत ही सीधे तरीके से उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि डर केवल उन लोगों को लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। अदिति का यह जवाब सुनकर विक्रम के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह एक ऐसा जवाब था जिसमें बहुत गहरा दर्द भी छिपा था और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी।
विक्रम बस उसे देखता रह गया और उसने धीरे से हाथ हिलाकर उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। अदिति बाहर आ गई और अपनी डेस्क पर बैठकर उस असंभव काम को पूरा करने की तैयारी में लग गई। लेकिन उसके दिमाग में रिपोर्ट के साथ साथ रजत को बेनकाब करने की रणनीति भी पूरी तरह से आकार ले रही थी। रात धीरे धीरे ढलने लगी थी और शहर में सुबह की पहली किरण फूट रही थी। अदिति ने पूरी रात जागकर न केवल विक्रम की वह असंभव रिपोर्ट तैयार कर ली थी, बल्कि रजत के खिलाफ अपने सभी सबूतों को भी पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया था। उसकी आंखें थकान से लाल हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि आज का दिन इस कंपनी और उसकी खुद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। अगली सुबह की शुरुआत एक बहुत ही भारी और तनावपूर्ण माहौल के साथ हुई, क्योंकि आज बोर्ड रूम में शेयरधारकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। विक्रम अपने शानदार सूट में हमेशा की तरह बहुत ही आत्मविश्वासी और कठोर नजर आ रहा था। उसने अपने बारही देखना और की अपने बारही केबिन में प्रवेश करते ही सबसे पहले अदिति द्वारा रात भर जागकर तैयार की गई उस विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। अदिति ने बिना किसी थकान के वह पूरी रिपोर्ट उसके सामने मेज पर रख दी और चुपचाप अपने निर्देशों का इंतजार करने लगी। विक्रम ने बहुत ही बारीकी से उस भारी भरकम रिपोर्ट के पन्नों को पलटना शुरू किया। वह हर एक आंकड़े और हर एक विश्लेषण को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, ताकि वह अदिति की कोई भी छोटी सी गलती पकड़ सके। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी हैरानी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। रिपोर्ट में न केवल उसके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी थी, बल्कि कुछ बहुत ही उन्नत वित्तीय दृष्टिकोण भी शामिल थे। उसने सिर उठाकर अदिति की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। उसने बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा कि क्या यह सारा काम उसने अकेले ही किया है या किसी अन्य विभाग से कोई गुप्त मदद ली है। अदिति ने बहुत ही स्पष्ट और शांत स्वर में जवाब दिया कि यह सारा काम पूरी तरह से उसका अपना है। विक्रम को यह बात हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक साधारण सी सचिव इतनी उच्च स्तर की वित्तीय समझ कैसे रख सकती है। लेकिन इस समय उसके पास इस विषय पर और ज्यादा बहस करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। बोर्ड रूम का विशाल दरवाजा खुला और सभी बड़े शेयरधारक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। कमरे के बिल्कुल बीच में रजत एक बहुत ही घमंड भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह आज किसी बहुत बड़े युद्ध को जीतने की पूरी तैयारी करके आया हो। विक्रम अपनी मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अदिति हमेशा की तरह चुपचाप उसके पीछे एक कोने में अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रजत ने बहुत ही नाटकीय तरीके से अपनी प्रस्तुति शुरू की और बड़ी स्क्रीन पर कई रंगीन चार्ट और ग्राफ दिखाए। शुरुआत में उसने कंपनी के मुनाफे और विक्रम के नेतृत्व की बहुत ही झूठी तारीफ की ताकि सभी का भरोसा जीता जा सके। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी दोनों बातचीत का रुख मोड़ा और कंपनी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की तरफ सबका ध्यान खींचा। उसने जानबूझकर कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए जो यह साबित कर रहे थे कि विक्रम की रणनीतियों के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। शेयरधारकों के बीच अचानक से एक बहुत ही तेज कानाफूसी शुरू हो गई और सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रजत ने बहुत ही चतुराई से सारे नुकसान का दोष विक्रम के हालिया फैसलों पर मढ़ दिया था। उसने यह दावा किया कि अगर तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो सकती है। यह विक्रम के लिए एक बहुत ही सीधा और खतरनाक हमला था, जिसकी उसने कभी अपने सबसे भरोसेमंद साथी से उम्मीद नहीं की थी। विक्रम का चेहरा गुस्से और अविश्वास से पूरी तरह लाल हो चुका था और उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसने रजत की तरफ घूरते हुए कहा कि यह सारे आंकड़े पूरी तरह से गलत है और यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन रजत ने तुरंत पलटवार
करते हुए कहा कि ये सारे आंकड़े सीधे वित्त विभाग के मुख्य सर्वर से लिए गए हैं। उसने बहुत ही अहंकार के साथ विक्रम से अपने बचाव में कोई ठोस सबूत या रिपोर्ट पेश करने की खुली चुनौती दे डाली। विक्रम ने जल्दी से अपने सामने रखी फाइलों को पलटना शुरू किया ताकि वह उन सही आंकड़ों को निकाल सके जो उसने कल देखे थे। लेकिन जैसे ही उसने फाइलें खोलीं, वह पूरी तरह से सन्न रह गया। वे सारे महत्वपूर्ण पन्ने गायब थे जो रजत के दावों को झूठा साबित कर सकते थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसे फंसाने के लिए एक बहुत ही गहरी और गंदी साजिश रची गई है। उसकी स्थिति अब पूरी तरह से एक बेबस और फंसे हुए जानवर जैसी हो गई थी। रजत ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि शायद विक्रम काम के भारी दबाव के कारण अपना मानसिक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता खो चुका है। शेयरधारकों में से एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने खड़े होकर कहा कि अगर विक्रम के पास कोई जवाब नहीं है तो उन्हें नेतृत्व में बदलाव पर विचार करना होगा। विक्रम के पास इस समय बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और उसका पूरा साम्राज्य उसकी आंखों के सामने बहुत ही तेजी से ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आ रहा था। ठीक उसी क्षण जब विक्रम अपनी हार मान लेने के करीब था, कमरे में एक बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज गूंजी। अदिति, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, अचानक अपनी जगह से आगे आई और सीधे बड़ी स्क्रीन के पास जाकर खड़ी हो गई। सभी की निगाहें आश्चर्य से उस साधारण सी सचिव पर टिक गईं, जिसे कोई भी इस तरह की बैठक में बोलने के योग्य नहीं समझता था। रजत की भौहें तन गईं और उसने गुस्से से पूछा कि एक सचिव को बीच में बोलने की अनुमति किसने दी। अदिति ने रजत की उस अभद्र टिप्पणी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी जेब से वह सुरक्षित पेन ड्राइव निकाली। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मुख्य कंप्यूटर में लगा दिया और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया और बहुत ही जटिल डेटाबेस खुल गया। उसने विक्रम की तरफ एक बार देखा और फिर शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़े जानबूझकर छेड़छाड़ करके बनाए गए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति और आत्मविश्वास था। उसने एक एक करके उन सभी छिपे हुए खातों और वित्तीय हेराफेरी के असली सबूतों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अदिति ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का पैसा घाटे में नहीं बल्कि कुछ अज्ञात शेल कंपनियों के खातों में भेजा जा रहा है। उसने वे सारे मूल दस्तावेज भी दिखा दिए जो विक्रम की फाइलों से गायब कर दिए गए थे। हर एक सबूत इतना सटीक और अकाट्य था कि कोई भी उस पर शक करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कर सकता था। रजत का चेहरा, जो कुछ पल पहले अहंकार से चमक रहा था, अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं और वह पूरी तरह से घबरा गया था। उसने बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि यह लड़की पूरी तरह से झूठ बोल रही है और यह सारा डेटा नकली है। उसने अदिति पर कंपनी की गोपनीय जानकारी चुराने और बोर्ड को गुमराह करने का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। लेकिन उसकी आवाज में अब वह पहले वाला आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। अदिति ने बहुत ही ठंडे दिमाग से एक और बटन दबाया और स्क्रीन पर रजत के डिजिटल हस्ताक्षर वाले कुछ बहुत ही गोपनीय ईमेल खुल गए। ये वे ईमेल थे जिनमें रजत ने उन शेल कंपनियों के प्रबंधकों को सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। अदिति ने कहा कि झूठ और सच का फैसला करने के लिए ये डिजिटल हस्ताक्षर और बैंक के प्रमाणित लेनदेन के विवरण काफी हैं। पूरा बोर्ड रूम इन चौंकाने वाले खुलासों के बाद एक बहुत ही भयानक सन्नाटे में डूब गया था। विक्रम, जो अब तक पूरी तरह से स्तब्ध था, अचानक अपनी जगह से एक झटके में खड़ा हो गया। उसका सारा भ्रम टूट चुका था और अब उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा चमक आ गई थी। वह समझ गया था कि उसकी अपनी कंपनी में उसके ही सबसे करीबी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। उसने रजत की तरफ बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में देखते हुए कहा कि अब उसे अपने बचाव में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है।
वरिष्ठ शेयरधारकों ने तुरंत एक आपातकालीन और पूरी तरह से स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराने का सर्वसम्मति से आदेश पारित कर दिया। उन्होंने रजत को जांच पूरी होने तक कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पदों और अधिकारों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रजत समझ गया था कि आज उसका पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है और अब यह रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वह विक्रम और अदिति की तरफ बहुत ही नफरत भरी नजरों से घूरता हुआ बिना कुछ कहे तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बैठक बहुत ही अचानक और एक अजीब से तनावपूर्ण माहौल के बीच खत्म कर दी गई। सारे शेयरधारक एक दूसरे से फुसफुसाते हुए और इस नए खुलासे पर चर्चा करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। अंत में उस विशाल बोर्ड रूम में केवल विक्रम और अदिति ही अकेले रह गए थे। विक्रम अपनी जगह पर बहुत ही खामोशी से खड़ा था और उसकी नजरें अभी भी उस बड़ी स्क्रीन पर टिके उन आंकड़ों पर ही जमी हुई थीं। कमरे का सन्नाटा बहुत ही ज्यादा भारी और बेचैन करने वाला था। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा और उसने अदिति की तरफ बहुत ही गहराई से देखा। उसने उस लड़की में आज एक ऐसी बेमिसाल ताकत और असीम बुद्धिमत्ता देखी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा कि वह वास्तव में कौन है और उसने यह सारी खुफिया जानकारी कैसे और क्यों हासिल की। वह जानना चाहता था कि जिसे वह इतने दिनों से केवल एक साधारण और कमजोर सचिव समझकर प्रताड़ित कर रहा था, वह असल में कौन सा खतरनाक खेल खेल रही है। अदिति ने अपनी पेन ड्राइव निकाली और बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। उसने कहा कि जब नेतृत्व आंखें बंद कर लेता है तो किसी न किसी को कंपनी को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ता है। उसका यह जवाब विक्रम के लिए एक बहुत ही करारा तमाचा था, क्योंकि उसने अपनी नाकामी को सीधे तौर पर विक्रम के मुंह पर मार दिया था। विक्रम ने इस कड़वे सच को बिना किसी गुस्से के चुपचाप स्वीकार कर लिया। पहली बार विक्रम को अपने उस तानाशाही रवैये और अंधे घमंड पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों को दबाकर रखा और कभी किसी की असली काबिलियत को पहचानने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। उसे यह एहसास हो रहा था कि अगर आज अदिति ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो वह अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो चुका होता। उसका सारा घमंड अब पूरी तरह से टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम करते हुए अदिति को इस बहुत बड़ी मदद के लिए धन्यवाद कहा। अदिति ने उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखा, क्योंकि उसने विक्रम के मुंह से कभी भी शुक्रिया जैसा शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी। विक्रम ने आगे कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक और लंबी जंग की शुरुआत है। उसने कहा कि अब रजत चुप नहीं बैठेगा और पलटवार जरूर करेगा। अदिति ने बहुत ही गंभीरता से सिर हिलाते हुए उसकी इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। वह जानती थी कि रजत जैसे लोग जब हारते हैं तो वे बहुत ही ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं। उसने विक्रम को चेतावनी दी कि अब रजत किसी भी हद तक जा सकता है और उन्हें हर पल बहुत ही ज्यादा सतर्क और तैयार रहना होगा। यह केवल कंपनी को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अब यह उन दोनों की अपनी जान और सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। विक्रम ने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा कि अब वह उसे केवल एक सचिव के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देखना चाहता है। उसने अदिति से कहा कि उन्हें मिलकर इस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और इसके लिए उसे अदिति के तेज दिमाग की बहुत जरूरत है। यह विक्रम के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां एक कठोर तानाशाह पहली बार किसी के सामने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था। अदिति ने इस प्रस्ताव को चुपचाप स्वीकार कर लिया। दोनों ने उसी खाली बोर्ड रूम में बैठकर आगे की पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। अदिति ने विक्रम को उन सभी अन्य अधिकारियों के नाम बताए जिन पर उसे रजत के साथ पूरी तरह से मिले होने का बहुत भारी शक था।
विक्रम ने भी अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन उर की एसालंद सभी खातों पर तुरंत रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिनका जिक्र आज की बैठक में किया गया था। पहली बार वे दोनों एक मालिक और नौकर की तरह नहीं, बल्कि दो बहुत ही मजबूत सहयोगियों की तरह काम कर रहे थे। दूसरी तरफ रजत कंपनी की इमारत से बाहर निकलकर अपनी महंगी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा था। उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा और एक बहुत ही भद्दी गाली बकी। वह इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक मामूली सी सचिव ने उसकी सालों की मेहनत और पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। उसने अपना फोन निकाला और एक बहुत ही गुप्त नंबर पर कॉल मिलाया। उसकी आंखों में अब केवल विक्रम और अदिति को हमेशा के लिए खत्म करने की आग जल रही थी। रजत ने फोन पर उस दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को बहुत ही सख्त निर्देश दिए कि उसे उस लड़की के बारे में सारी जानकारी तुरंत चाहिए। उसने कहा कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। फोन कटने के बाद उसने एक बहुत ही भयानक और क्रूर मुस्कान दी। वह जानता था कि अब यह खेल नियमों से नहीं, बल्कि केवल खून और धोखे से खेला जाएगा, और वह इस खेल का बहुत पुराना और शातिर खिलाड़ी है। कार्यालय में विक्रम ने अपनी सुरक्षा टीम को तुरंत सतर्क कर दिया था और पूरे सर्वर की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया था। उसने अदिति को अपने ही केबिन में एक नई डेस्क स्थापित करने के लिए कहा, ताकि वे दोनों मिलकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। अदिति ने अपना सारा सामान वहां स्थानांतरित कर लिया था और अब वह सीधे विक्रम के सामने बैठकर काम कर रही थी। उन दोनों के बीच की जो पुरानी दीवार और दूरी थी, वह आज पूरी तरह से और हमेशा के लिए टूट चुकी थी। काम के बीच में विक्रम ने एक पल के लिए रुककर अदिति की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। वह कंप्यूटर पर बहुत ही तेजी से काम कर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आत्मविश्वास था। विक्रम को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह कितनी खूबसूरत और मजबूत लड़की है, जिसे उसने हमेशा अपनी कठोरता के नीचे दबाने की कोशिश की थी। उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सी भावना जन्म ले रही थी, जिसे वह अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। अदिति को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत ही गहराई से देख रहा है, तो उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी नजरें सीधे विक्रम की आंखों से जा टकराईं और कुछ ही सेकंड के लिए उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी खामोशी छा गई। विक्रम ने तुरंत अपनी नजरें चुरा लीन और वापस अपनी फाइलों में देखने का दिखावा करने लगा। के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह उस क्रूर तानाशाह के अंदर आ रहे इस बड़े और अजीब बदलाव को बहुत ही अच्छी तरह महसूस कर रही थी। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और पूरा शहर नींद के आगोश में जा चुका था, लेकिन उन दोनों के लिए आज की रात एक बहुत ही लंबी और खतरनाक यात्रा की शुरुआत थी। वे जानते थे कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही भयानक चुनौतियां और मौत के खतरे लेकर आने वाले हैं, लेकिन अब वे दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। न्याय और सच्चाई की यह जंग अब पूरी तरह से छिड़ चुकी थी और इसमें पीछे हटने का कोई भी रास्ता अब नहीं बचा था। अगले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाले रहे, क्योंकि अदिति और विक्रम ने मिलकर सारे पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए थे। आज भी रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी जब अदिति ने अंततः अपना कंप्यूटर बंद किया और घर जाने का फैसला किया। पूरी इमारत लगभग खाली हो चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपनी जैकेट पहनी और विक्रम के केबिन की तरफ एक नजर डाली, जो अभी भी काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अदिति लिफ्ट में सवार हुई और सीधे बेसमेंट पार्किंग का बटन दबा दिया। लिफ्ट की धीमी रोशनी और यांत्रिक आवाज उसे अचानक से बहुत ज्यादा बेचैन करने लगी थी। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बहुत ही करीब से नजर रख रही है। उसने अपनी वृत्ति पर हमेशा भरोसा किया था और इस समय उसका दिमाग
खतरे की तेज घंटी बजा रहा था। जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट में रुकी और दरवाजे खुले, बाहर घुप अंधेरा और एक बहुत ही भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। बेसमेंट की कुछ ट्यूबलाइट्स खराब थीं, या शायद उन्हें जानबूझकर किसी ने तोड़ दिया था ताकि अंधेरा कायम रहे। अदिति ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और अपनी कार की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही सावधानी से उसका पीछा कर रहे थे। उसने तुरंत अपने कदमों की गति बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने से दो विशाल और खतरनाक दिखने वाले आदमी अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अदिति तुरंत वहीं रुक गई और उसने अपने चारों तरफ बहुत ही तेजी से नजर दौड़ाई। उसने देखा कि पीछे से भी दो और आदमी उसका रास्ता पूरी तरह से रोक चुके थे। वे सभी काले कपड़ों में थे और उनके चेहरों पर बहुत ही क्रूर और खतरनाक भाव साफ झलक रहे थे। ये है स्पष्ट था कि वे केवल डराने नहीं, बल्कि उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट इरादे से आए थे। रजत ने अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गुंडों को यहां भेजा था। उनमें से एक आदमी, जो शायद उनका नेता था, अपनी जेब से एक चमकता हुआ चाकू निकालते हुए आगे बढ़ा। उसने बहुत ही गंदी और भयानक हंसी हंसते हुए कहा कि उसे दूसरों के मामलों में अपनी नाक अड़ाने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदिति ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई और बहुत ही तेजी से अपनी स्थिति का आकलन किया। उसने अपने बैग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए मजबूती से पकड़ लिया और अपने शरीर का पूरा संतुलन एक बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में ले आई। जैसे ही उस पहले आदमी ने चाकू से उस पर सीधा हमला किया, अदिति ने बहुत ही फुर्ती से खुद को नीचे झुकाया। उसने अपने बैग को पूरी ताकत से घुमाते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। बाकी तीन आदमी उसकी इस अप्रत्याशित फुर्ती और ताकत को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह दुबली पतली लड़की उन जैसे खतरनाक गुंडों का इतनी बहादुरी से मुकाबला करेगी। अदिति ने इस एक पल की देरी का बहुत ही शानदार फायदा उठाया और तेजी से भागकर एक खड़ी कार के पीछे छिप गई। वह जानती थी कि वह इन चार भारी भरकम आदमियों से सीधी लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। उसने अपनी जगह बदलकर उन्हें चकमा देने और ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करने की एक बहुत ही चतुर रणनीति अपनाई। गुंडे गुस्से में गालियां बकते हुए उसके पीछे भागे, लेकिन अंधेरे और कारों के बीच उसे ढूंढना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। एक गुंडे ने अचानक पीछे से आकर अदिति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से उसे धक्का दे दिया। वह गुंडा सीधे कंक्रीट के खंभे से जा टकराया और दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बाकी दो गुंडों ने अब उसे पूरी तरह से घेर लिया था और उनके हाथों में लोहे की भारी रॉड चमक रही थीं। अदिति की सांसें अब बहुत तेजी से चल रही थीं और उसे पता था कि अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। नेता गुंडे ने अपनी रॉड को हवा में उठाया और अदिति के सिर पर एक बहुत ही जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ा। अदिति ने अपनी आंखें बंद करके खुद को बचाव के लिए सिकोड़ लिया, लेकिन वह वार कभी उस तक पहुंचा ही नहीं। अचानक अंधेरे में एक बहुत ही तेज आवाज गूंजी और वह गुंडा बहुत दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अदिति ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके सामने विक्रम एक बहुत ही खूंखार शेर की तरह खड़ा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी जैकेट उतारकर नीचे फेंक दी थी और उसकी बाहों की मांसपेशियां पूरी तरह से तन गई थीं। उसने बिना एक पल गंवाए दूसरे गुंडे के चेहरे पर एक इतना जोरदार मुक्का मारा कि उसके जबड़े की हड्डी टूटने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। विक्रम का यह भयानक और हिंसक रूप अदिति ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी नहीं देखा था।
विक्रम किसी प्रशिक्षित लड़ाके की तरह लड़ रहा था और उसकी हर एक चाल में बहुत ही ज्यादा सटीकता और असीमित क्रोध भरा हुआ था। जो आदमी पहले खंभे से टकराकर गिरा था, उसने उठकर विक्रम पर पीछे से वार करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। विक्रम ने तुरंत पलटकर उसकी रॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी पसलियों पर इतने जोरदार प्रहार किए कि वह वहीं बेहोश हो गया। वह इन गुंडों पर अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ कहर बनकर टूट पड़ा था। नेता गुंडा जो पहले गिर चुका था, अब वापस उठ खड़ा हुआ था और उसने अपना चाकू निकालकर सीधे विक्रम की तरफ छलांग लगा दी। विक्रम ने बहुत ही फुर्ती से उस चाकू वाले वार को चकमा दिया और उसके हाथ को बहुत ही बेरहमी से मरोड़ दिया। चाकू खनक की तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। उसने उस गुंडे को कार के बोनट पर इतनी जोर से पटका कि कार का अलार्म बहुत ही तेज आवाज में बजने लगा। विक्रम ने उस गुंडे की गर्दन को अपने मजबूत हाथों से बहुत ही जोर से दबा दिया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए फुसफुसाया। उसने बहुत ही खतरनाक आवाज में पूछा कि उन्हें यहां किसने भेजा है, और अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसकी जान ले लेगा। गुंडा दर्द और खौफ से बुरी तरह कांप रहा था और उसने हांफते हुए कबूल किया कि रजत ने उन्हें इस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। यह नाम सुनते ही विक्रम का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और उसने उस गुंडे के चेहरे पर एक आखिरी और बहुत ही जोरदार घूंसा मारा। गुंडा वहीं बेहोश होकर बोनट से नीचे जमीन पर लुढ़क गया और चारों तरफ फिर से वही पुराना सन्नाटा छा गया जिसे केवल कार का अलार्म तोड़ रहा था। विक्रम तेजी से मुड़ा और दौड़कर अदिति के पास पहुंचा, जो अभी भी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा हांफते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक बहुत ही गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने बहुत ही नरमी से अदिति के कंधों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। अदिति ने केवल अपना सिर हिलाया, क्योंकि इस समय उसके पास बोलने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं बचे थे। विक्रम ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती से छुपा लिया। यह एक बहुत ही अप्रत्याशित और भावनात्मक पल था, जहां एक क्रूर तानाशाह एक रक्षक के रूप में पूरी तरह से बदल चुका था। अदिति को विक्रम की बाहों में एक बहुत ही अजीब सी सुरक्षा और सुकून का गहरा एहसास हो रहा था, जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसे विक्रम के सीने की तेज धड़कन बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जो उसके डर और चिंता को बयां कर रही थी। कुछ पलों के लिए वे दोनों उस अंधेरे बेसमेंट में सारी दुनिया और अपने सारे पुराने मतभेदों को पूरी तरह से भुलाकर बस एक दूसरे के साथ इस शांति को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद विक्रम ने धीरे से उसे खुद से अलग किया, लेकिन उसने अदिति का हाथ बहुत ही मजबूती से थामे रखा। उसने चारों तरफ बिखरे हुए उन गुंडों को बहुत ही नफरत भरी नजर से देखा और फिर अदिति से कहा कि अब वे यहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसने अपनी कार की चाबी निकाली और अदिति को तुरंत यात्री सीट पर बैठने का सख्त इशारा किया। अदिति ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली और जल्दी से कार के अंदर जाकर सुरक्षित रूप से बैठ गई। विक्रम तेजी से चालक की सीट पर बैठा और उसने कार का इंजन बहुत ही जोर से स्टार्ट कर दिया। कार के टायर बेसमेंट के फर्श पर जोर से चीखने लगे और वे बहुत ही तेजी से उस इमारत से बाहर निकलकर शहर की खाली सड़कों पर आ गए। विक्रम का चेहरा अभी भी बहुत ज्यादा सख्त था और वह बहुत ही तेज गति से गाड़ी चला रहा था। अदिति चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग इस घटना के सारे परिणामों को बहुत ही तेजी से परख रहा था। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसके हाथों की नसें बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर आई थीं। उसने बिना अदिति की तरफ देखे बहुत ही भारी और ठंडी आवाज में कहा कि रजत ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अब वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
उसने कहा कि यह हमला सिर्फ अदिति पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता और सम्मान पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसे वह कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अदिति ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि उन्हें गुस्से में आकर कोई भी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाना चाहिए। उसने विक्रम को समझाया कि रजत यही चाहता है कि वे कोई बड़ी गलती करें ताकि वह कानून का सहारा लेकर उन पर भारी पलटवार कर सके। उसने कहा कि उन्हें अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और रजत को उसी के बिछाए हुए जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंसाकर कानूनी रूप से पूरी तरह बर्बाद करना होगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कार की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, क्योंकि उसे अदिति की बात बहुत ही ज्यादा सही और तर्कसंगत लगी। उसने महसूस किया कि इस लड़की के पास न केवल गजब का साहस है, बल्कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की अद्भुत क्षमता है। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अदिति के कांपते हुए हाथ को बहुत ही नरमी से अपने हाथों में ले लिया। यह स्पर्श उन दोनों के बीच एक बहुत बड़े वादे की तरह था। विक्रम ने कहा कि आज रात वह उसे उसके घर बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, क्योंकि रजत के गुंडे वहां भी हमला कर सकते हैं। उसने फैसला किया कि वे सीधे उसके अपने सुरक्षित पेंट हाउस में जाएंगे, जहां कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अदिति ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी जानती थी कि इस समय विक्रम का साथ ही उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है। कार शहर की सुनसान सड़कों को चीरती हुई विक्रम के घर की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वे एक बहुत ही शानदार और गगनचुंबी इमारत के नीचे पहुंच गए, जहां बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। विक्रम ने अपनी कार को सीधे निजी पार्किंग में खड़ा किया और वे एक विशेष लिफ्ट के जरिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। एफए लास्ट कराफ कार का आधार पर रास कराफ कार का पेंटहाउस के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा आलीशान था, लेकिन अदिति का ध्यान इन सब चीजों पर बिल्कुल भी नहीं था। वह केवल आज रात की घटना और कल होने वाले बहुत बड़े धमाके के बारे में ही लगातार सोच रही थी। विक्रम ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसे सोफे पर बहुत ही आराम से बैठने का इशारा किया। उसने अदिति से कहा कि वह आज की रात बिल्कुल चैन से सो जाए, क्योंकि यहां उसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अदिति ने पानी पिया और विक्रम की आंखों में देखकर बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। विक्रम ने एक बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ कहा कि अब वे इस खतरनाक लड़ाई में हमेशा के लिए एक साथ हैं। बाहर शहर की रोशनियां अभी भी चमक रही थीं, लेकिन उन दोनों की दुनिया अब पूरी तरह से एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। रजत ने उन पर सीधा जानलेवा हमला करके अपने ताबूत में एक बहुत ही बड़ी कील ठोक दी थी और अब उसे इसके बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने थे। विक्रम और अदिति दोनों ही अब अपने इस दुश्मन को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। रात बहुत ही शांत थी, लेकिन यह आने वाले एक बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह विक्रम के आलीशान पेंटहाउस में सूरज की किरणें एक नई उम्मीद और एक बहुत बड़े संघर्ष का संदेश लेकर आई थीं। रात की भयानक घटना के बाद भी अदिति के चेहरे पर कोई भी थकावट या डर का निशान नहीं था। उसने डाइनिंग टेबल को अपना नया कमांड सेंटर बना लिया था और उस पर कई सारे लैपटॉप और फाइलें बहुत ही सलीके से सजा दी थीं। विक्रम अपनी कॉफी का मग हाथ में लिए हुए वहां आया और उस लड़की की इस असीम ऊर्जा और समर्पण को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। विक्रम ने मेज के दूसरी तरफ अपनी कुर्सी खींची और बिना कुछ कहे उसके काम में मदद करने के लिए बैठ गया। यह उनके बीच एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत समझौते की तरह था, जहां अब कोई बॉस या सचिव नहीं था। अदिति ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए उन सारी शेल कंपनियों के जटिल नेटवर्क को समझाना शुरू किया जिन्हें रजत चला रहा था। वह बहुत ही स्पष्ट और तकनीकी भाषा का उपयोग कर रही थी, जिसे समझने में विक्रम जैसे अनुभवी व्यापारी को भी बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा था।
अदिति ने बताया कि कैसे रजत ने कंपनी के बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के पैसों को कई छोटे और अज्ञात खातों में घुमाकर गायब कर दिया है। उसने उन सभी खातों के डिजिटल निशान बहुत ही बारीकी से खोज निकाले थे, जो सीधे तौर पर रजत के विदेशी बैंक खातों, उनकी अज्ञात खातों से जुड़े हुए थे। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह चल रही थीं और वह हर एक वित्तीय लेनदेन की परतें बहुत ही तेजी से खोल रही थी। विक्रम उसकी इस अद्भुत दिमागी क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। जैसे जैसे वे दोनों इस भ्रष्टाचार के जाल को गहराई से समझते जा रहे थे, विक्रम के मन में अपने पुराने व्यवहार को लेकर एक बहुत भारी पछतावा पैदा हो रहा था। उसने हमेशा अदिति को एक कमजोर कर्मचारी समझकर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार अदिति को सबके सामने अपमानित किया था, जबकि वही लड़की आज उसकी पूरी जिंदगी और कंपनी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी। विक्रम ने अपना काम रोका और बहुत गहरी सांस लेते हुए सीधे अदिति की आंखों में देखा। उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए उससे सच्चे मन से माफी मांगी। उसने कहा कि वह एक अंधा और अत्याचारी बॉस था, जो कभी उसकी असली काबिलियत और काम के प्रति समर्पण को पहचान नहीं पाया। अदिति ने कंप्यूटर से नजरें हटाईं और विक्रम के चेहरे पर मौजूद उस सच्चे पछतावे को बहुत ध्यान से देखा। उसे उस क्रूर इंसान के अंदर आज एक बहुत ही कोमल दिल नजर आ रहा था। अदिति ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया कि यह समय पुरानी बातों पर पछतावा करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है। उसने कहा कि अगर विक्रम वास्तव में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे इस कंपनी और इसके कर्मचारियों को रजत के बुरे इरादों से बचाना होगा। यह जवाब सुनकर विक्रम के दिल में अदिति के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया और वह उसकी इस परिपक्व सोच का पूरी तरह से कायल हो गया। अब उन दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था। दोपहर होते होते उन्होंने रजत के पूरे वित्तीय साम्राज्य का एक बहुत ही सटीक और विस्तृत नक्शा तैयार कर लिया था। अदिति ने एक बहुत ही शानदार योजना बनाई थी, जिसके तहत वे रजत के सारे गैरकानूनी लेन देन को सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्य सर्वर से जोड़ने वाले थे। यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा दांव था, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो वे दोनों भी कानूनी रूप से पूरी तरह से फंस सकते थे। लेकिन विक्रम ने अदिति के हर एक फैसले पर अपना पूरा और अटूट भरोसा जताया। दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में स्थित अपने गुप्त अड्डे पर रजत बहुत ही ज्यादा गुस्से में उबल रहा था। उसके गुंडों की बुरी तरह से हारने की खबर ने उसके अहंकार को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी और वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपने सबसे खतरनाक हथियारों के समूह को बुलाया और उन्हें किसी भी कीमत पर विक्रम और उस लड़की को हमेशा के लिए खत्म करने का सीधा आदेश दिया। वह जान गया था कि अब उसके पास समय बहुत कम है और उसे बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाना होगा। रजत ने अपनी तिजोरी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले, जिन्हें वह किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना चाहता था। उसे डर था कि अगर पुलिस या कोई जांच एजेंसी उसके कार्यालय पर छापा मारती है, तो ये दस्तावेज उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। उसने अपने एक बहुत ही खास और भरोसेमंद आदमी को बुलाया और उसे ये सारे दस्तावेज तुरंत शहर से बाहर ले जाने का काम सौंपा। रजत की इस घबराहट से साफ पता चल रहा था कि विक्रम और अदिति की योजना अब उस पर बहुत भारी पड़ने लगी थी। पेंटहाउस में अदिति को अचानक एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया, जिसने उनकी पूरी योजना को नई दिशा दे दी। उसने रजत के गुप्त संचार नेटवर्क को बहुत चतुराई से हैक कर लिया था और उसे उस दस्तावेज वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी मिल गई थी। उसने विक्रम को तुरंत बुलाया और स्क्रीन पर उस व्यक्ति के वाहन का नंबर और उसका पूरा रास्ता दिखाते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में उस आदमी को शहर से बाहर जाने से रोकना होगा।
यह दस्तावेज उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते थे। विक्रम ने बिना एक भी पल बर्बाद किए अपनी बंदूक निकाली और उसे अपनी बेल्ट में पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। उसने अदिति से कहा कि वह यहीं सुरक्षित रहे और सारा काम पीछे से सिस्टम के जरिए संभाले, जबकि वह खुद जाकर उस आदमी को पकड़ेगा। लेकिन अदिति ने बहुत दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अब उन दोनों की है और वह उसे अकेले इस भयानक खतरे में बिल्कुल नहीं जाने देगी। दोनों ने एक साथ जाने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों बाद विक्रम की तेज रफ्तार कार शहर की घनी और भीड़भाड़ वाली सड़कों को बहुत ही तेजी से चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अदिति अपनी सीट पर बैठी हुई अपने लैपटॉप के जरिए लगातार उस संदिग्ध वाहन के लाइव स्थान को ट्रैक कर रही थी और विक्रम को सही रास्ता बता रही थी। विक्रम का ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर केंद्रित था और वह किसी भी कीमत पर उस आदमी को शहर की सीमा पार करने से पहले रोक लेना चाहता था। यह लगभग आधे घंटे के एक लंबे और थका देने वाले पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हाईवे पर उस काली कार को देख लिया। विक्रम ने अपनी कार की गति और ज्यादा बढ़ा दी और बहुत चालाकी से उस कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उस आदमी ने जैसे ही देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने अपनी कार की गति भी तेजी से बढ़ा दी और भागने की पूरी कोशिश करने लगा। दोनों कारों के बीच एक बहुत भयानक रेस शुरू हो गई थी। विक्रम ने अपनी कार को बहुत ही कुशलता से मोड़ते हुए उस काली कार के बिल्कुल आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे उसे अचानक बहुत जोर से ब्रेक लगाने पड़े। पहियों की चीखती हुई आवाज पूरे हाईवे पर गूंज उठी और वह कार विक्रम की कार से कुछ ही इंच की दूरी पर आकर पूरी तरह से रुक गई। विक्रम तुरंत अपनी बंदूक के साथ कार से बाहर निकला और सीधा उस आदमी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बंदूक उस आदमी के चेहरे पर तानते हुए उसे बिना कोई चालाकी किए तुरंत बाहर आने का सख्त आदेश दिया। वह आदमी बहुत ज्यादा डर गया था और उसने बिना किसी विरोध के अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कार का दरवाजा धीरे से खोल दिया। विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा और उसे जोर से कार के बोनट पर दे मारा ताकि वह कोई हथियार न निकाल सके। अदिति भी जल्दी से कार से बाहर आ गई और उसने उस आदमी की कार की पिछली सीट पर रखे उस भारी ब्रीफकेस को अपने कब्जे में ले लिया। उसने उसे खोला और अंदर मौजूद सारे दस्तावेजों को देखकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। अदिति ने विक्रम की तरफ देखते हुए बहुत ही खुशी के साथ सिर हिलाया और बताया कि ये वही असली दस्तावेज हैं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन पन्नों में रजत के सारे अपराधों और उसके उन सभी गुंडों के नाम पूरी तरह से दर्ज थे जो इस गंदे काम में उसकी मदद कर रहे थे। विक्रम ने उस डरे हुए आदमी को धक्का देते हुए कहा कि वह तुरंत यहां से भाग जाए और दोबारा कभी भी इस शहर में अपनी शक्ल ना दिखाए। वे दोनों अपना सबसे बड़ा हथियार लेकर वहां से तुरंत निकल गए। वापस पेंटहाउस पहुंचकर दोनों ने एक बार फिर से उन सारे दस्तावेजों का बहुत ही गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये कागजात रजत की मौत का वारंट थे और अब उनके पास उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए हर एक चीज मौजूद थी। अदिति ने तुरंत उन सारे दस्तावेजों को स्कैन करके उनकी बहुत सी डिजिटल कॉपी बनाना शुरू कर दिया ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। विक्रम उसके बिल्कुल पास खड़ा था और वह उस लड़की के इस असीम साहस को देखकर अपने दिल में बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और कमरे में केवल कंप्यूटर की हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। विक्रम ने अदिति को काम करते हुए देखा और उसके मन में एक अजीब सी गर्मी और प्यार का एहसास होने लगा। वह समझ गया था कि वह इस निडर और बहुत ज्यादा बुद्धिमान लड़की से पूरी तरह और बहुत गहराई से प्यार करने लगा है। यह प्यार किसी शारीरिक आकर्षण का नहीं था, बल्कि उस सम्मान और ताकत का था जो इस लड़की ने उसे उसके सबसे बुरे वक्त में बहुत ही निस्वार्थ भाव से दिया था। विक्रम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही नरमी से अदिति के कंधे को छू लिया। अदिति ने मुड़कर
उसकी आंखों में देखा और उसे उन आंखों में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा प्यार नजर आया जो पहले कभी नहीं था। विक्रम ने बहुत ही धीमी आवाज में उससे कहा कि वह वादा करता है कि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद वह सब कुछ पूरी तरह से बदल देगा। अदिति ने भी अपनी एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान के साथ इस वादे को बिना कुछ कहे चुपचाप स्वीकार कर लिया। तभी अचानक अदिति के कंप्यूटर पर एक बहुत ही जरूरी और तत्काल ईमेल का नोटिफिकेशन बहुत जोर से बज उठा। यह कंपनी के जनसंपर्क विभाग की तरफ से आया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था जिसने उनकी पूरी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। ईमेल में बताया गया था कि कल रात कंपनी का एक बहुत ही बड़ा और भव्य वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें सारे बड़े शेयरधारक और वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। रजत भी इस समारोह में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी को बहुत ही जोर से कस लिया और बहुत ही गुस्से से कहा कि रजत इस पार्टी का इस्तेमाल केवल एक दिखावे के लिए कर रहा है। वह जानता था कि रजत इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने की कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा होगा, क्योंकि वहां सुरक्षा में बहुत ज्यादा सेंध लगाना आसान होता है। अदिति ने कहा कि यह समारोह रजत के लिए जितना बड़ा मौका है उतना ही बड़ा मौका उनके लिए भी है, ताकि वे उसे सबके सामने पूरी तरह बेनकाब कर सकें। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया और तय किया कि वे कल रात उसी समारोह में अपना सबसे बड़ा दांव खेलेंगे। वे सारे सबूत और दस्तावेज सीधे उस समारोह की मुख्य स्क्रीन पर प्रदर्शित करने वाले थे, जहां पुलिस और मीडिया दोनों पहले से ही मौजूद रहने वाले थे। यह एक ऐसा जाल था जिसमें रजत को हर हाल में फंसना ही था और उसके पास वहां से भागने का कोई भी रास्ता या मौका बिल्कुल नहीं बचने वाला था। यह उनका आखिरी और सबसे घातक वार होने वाला था। विक्रम ने अदिति से कहा कि कल रात का खतरा आज से कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि रजत पूरी तैयारी और अपने सारे खतरनाक गुंडों के साथ वहां आएगा। उसने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उसे कल रात हर एक पल बहुत ही ज्यादा सतर्क और चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कोई भी छोटी सी गलती उन दोनों की जान ले सकती है। अदिति ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसने यह खेल शुरू किया है और अब वह ही इस पूरे खेल को अपने तरीके से खत्म करेगी। रात का अंतिम पहर आ चुका था और दोनों ही अपनी इस लंबी और दिमागी कसरत के बाद पूरी तरह से थक चुके थे। विक्रम ने अदिति को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें कल के बहुत बड़े तूफान का सामना करने के लिए अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की जरूरत थी। अदिति भी जानती थी कि कल का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला करने वाला दिन है, इसलिए वह चुपचाप सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम वहीं पास में बैठकर उसकी सुरक्षा के लिए जागता रहा। अगली सुबह का सूरज एक बहुत ही अजीब सी शांति और खौफनाक सन्नाटा लेकर आया था। विक्रम और अदिति दोनों ही इस बहुत बड़े दिन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुके थे और उनके इरादे एकदम चट्टान की तरह मजबूत थे। वे जानते थे कि आज रात की वह भव्य पार्टी उनके लिए या तो एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत साबित होगी या फिर हमेशा के लिए उनकी मौत का कारण बन जाएगी। लेकिन अब पीछे हटने या किसी भी तरह के समझौते का कोई भी विकल्प उनके पास नहीं बचा था। आज रात शहर का सबसे आलीशान और मशहूर होटल एक बहुत ही भव्य समारोह के लिए पूरी तरह से सज चुका था। यह कंपनी की वार्षिक वर्षगांठ का एक बहुत ही बड़ा और खास अवसर था, जिसमें शहर के सारे बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल हो रहे थे। विक्रम और अदिति एक बहुत ही खूबसूरत काली कार से बाहर निकले और उन्होंने तुरंत ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अदिति ने एक बहुत ही सुंदर और लंबी लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसे किसी रानी की तरह दिखा रही थी। विक्रम ने भी एक शानदार काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसका पूरा व्यक्तित्व आज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और आकर्षक लग रहा था। उसने बहुत ही शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के
उसका हाथ बहुत ही मजबूती से थाम लिया। वे दोनों एक साथ मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए और उनके चेहरों पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और चमक साफ झलक रही थी। कोई भी देखकर यह बिल्कुल नहीं कह सकता था कि वे आज रात किसी बहुत बड़े और खतरनाक युद्ध को अंजाम देने वाले हैं। अंदर का विशाल हॉल बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकीली रोशनियों से पूरी तरह जगमगा रहा था और वहां बहुत ही मधुर संगीत बज रहा था। रजत पहले से ही वहां मौजूद था और वह कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर विक्रम और अदिति पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग तुरंत ही उड़ गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कल रात के उस जानलेवा हमले के बाद वे दोनों आज यहां आने की थोड़ी सी भी हिम्मत करेंगे। रजत ने तुरंत अपने कुछ खास सुरक्षा गार्डों को एक बहुत ही गुप्त इशारा किया, जो असल में उसके अपने पाले हुए गुंडे थे, और उन्हें मेहमानों के बीच छिपाकर रखा गया था। विक्रम और अदिति बहुत ही शांति से लोगों से मिल रहे थे, लेकिन उनकी तेज निगाहें हॉल के हर एक कोने को बहुत ही बारीकी से स्कैन कर रही थीं। अदिति के छोटे से पर्स में वह बहुत ही खास और सुरक्षित पेन ड्राइव रखी हुई थी, जो इस पूरे साम्राज्य और रजत की गंदी सच्चाई को आज रात हमेशा के लिए बेनकाब करने वाली थी। अदिति ने विक्रम को धीरे से इशारा किया और वह बहुत ही चालाकी से भीड़ में शामिल होकर उस ऑडियो और विजुअल नियंत्रण कक्ष की तरफ बढ़ने लगी, जहां से सारी स्क्रीन संचालित हो रही थी। वह जानती थी कि उसे बस कुछ ही मिनटों का समय चाहिए ताकि वह अपना सिस्टम वहां के मुख्य सर्वर से पूरी तरह से जोड़ सके। विक्रम ने बहुत ही चतुराई से रजत और उसके आदमियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक जोरदार भाषण देना शुरू कर दिया, ताकि अदिति को अपना काम करने का पूरा समय मिल सके। विक्रम मुख्य मंच पर चढ़ गया और उसने बहुत ही जोर से माइक को थाम लिया। उसने कंपनी के पुराने दिनों और वफादारी के बारे में बात करना शुरू किया, जो सीधे तौर पर रजत पर एक बहुत ही गहरा और कड़वा ताना था। रजत को यह बात बहुत ज्यादा चुभ रही थी और उसने अपने दो आदमियों को विक्रम के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े होने का सख्त आदेश दिया। पूरा हॉल बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था और सभी लोग विक्रम की उस अजीब सी और शक्तिशाली बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। उसी दौरान अदिति उस नियंत्रण कक्ष के बिल्कुल बाहर पहुंच चुकी थी, जहां दो भारी भरकम गार्ड पहले से ही पहरा दे रहे थे। वह जानती थी कि वह उन दोनों को शारीरिक ताकत से नहीं हरा सकती, इसलिए उसने अपनी तेज बुद्धि का चालाकी से इस्तेमाल किया। उसने अपने पास मौजूद एक छोटे से उपकरण का उपयोग करके दालान की कुछ रोशनियों को अचानक से बंद कर दिया, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया। दोनों गार्ड इस अचानक हुए अंधेरे से पूरी तरह से घबरा गए और वे जांच करने आगे गए। अदिति ने बहुत ही तेजी से खिसक कर कमरे के अंदर प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से पूरी तरह से लॉक कर दिया। कमरे के अंदर मौजूद मुख्य तकनीशियन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर एक बहुत ही सटीक वार किया, जिससे वह बिना कोई आवाज किए वहीं अपनी कुर्सी पर बेहोश हो गया। अब पूरा नियंत्रण कक्ष और सारी स्क्रीन केवल अदिति के पूर्ण अधिकार में आ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी पेन ड्राइव निकाली और उसे मुख्य सर्वर कंप्यूटर में लगाकर सारा डेटा बहुत ही तेजी से अपलोड करना शुरू कर दिया। इस बीच मुख्य हॉल में विक्रम का भाषण अपने चरम पर पहुंच चुका था और वह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और धोखेबाजी पर प्रहार कर रहा था। रजत को अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि उसे अब अदिति पूरे हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने गुंडों को तुरंत अदिति को ढूंढने का सीधा इशारा कर दिया। रजत के दो बहुत ही खतरनाक गुंडे तेजी से नियंत्रण कक्ष की तरफ भागे और उन्होंने बाहर से बंद दरवाजे को बहुत जोर से पीटना शुरू कर दिया। अदिति के कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा अपलोड होने की प्रक्रिया अभी केवल 80% ही पूरी हुई थी और दरवाजा
बाहर से बहुत ही जोर से हिलने लगा था। वह जानती थी कि यह कमजोर लकड़ी का दरवाजा इन ताकतवर गुंडों के हमलों को ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी नजरें स्क्रीन पर ही टिकाए रखीं। विक्रम ने मंच से ही उन गुंडों को अदिति की तरफ भागते हुए साफ देख लिया था और उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता का पूरा एहसास हो गया। उसने अपना भाषण बीच में ही बहुत अचानक से रोक दिया और एक बहुत ही लंबी छलांग लगाकर सीधे मंच से नीचे कूद गया। वहां मौजूद सारे मेहमान उसकी इस अप्रत्याशित और अजीब हरकत को देखकर पूरी तरह से घबरा गए और पूरे हॉल में एक अजीब सी चीख पुकार मच गई। विक्रम बहुत ही तेजी से भीड़ को चीरते हुए उस नियंत्रण कक्ष की तरफ दौड़ने लगा। दरवाजा एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज के साथ टूटकर अंदर गिर गया और वे दोनों गुंडे सीधे कमरे के अंदर घुस आए। लेकिन इससे पहले कि वे अदिति तक पहुंच पाते, विक्रम एक बहुत ही खूंखार शेर की तरह वहां पहुंच गया और उसने पीछे से उन पर एक बहुत ही जानलेवा हमला कर दिया। उसने एक गुंडे को कॉलर से पकड़कर बाहर दालान में बहुत ही जोर से खींच लिया और उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार मुक्के जड़ दिए। वहां एक भयानक और खून से सनी लड़ाई शुरू हो गई थी। दूसरा गुंडा जो कमरे के अंदर मौजूद था, उसने अपनी जेब से एक बहुत ही धारदार और चमकता हुआ चाकू निकाल लिया और अदिति की तरफ बढ़ा। अदिति का अपलोड अब 99% पर पहुंच चुका था और वह कंप्यूटर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपनी कुर्सी को बहुत ही जोर से घुमाया और उस गुंडे के घुटने पर एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली किक मारी, जिससे वह दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर गया। ठीक उसी समय कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपलोड पूरा होने का एक बहुत ही शानदार हरा संदेश चमक उठा। अदिति ने बिना एक भी पल गंवाए मुख्य प्ले बटन को बहुत ही जोर से दबा दिया और बाहर मुख्य हॉल की सारी बड़ी स्क्रीन्स अचानक से बदल गईं। उन पर बज रहा कंपनी का वह पुराना प्रचार वीडियो तुरंत ही कट गया और उसकी जगह रजत के सारे काले कारनामों और भ्रष्टाचार के पक्के सबूत दिखाई देने लगे। उन सारी शेल कंपनियों के भ्रष्टाचार के पक्के, थ्रीज हारी सार भ्रष्टाचार के पक्के नाम और उनके बीच हुए गैरकानूनी लेन देन के सारे स्पष्ट दस्तावेज इतने बड़े अक्षरों में चमकने लगे कि वहां मौजूद हर एक मेहमान और मीडिया के लोग उसे आसानी से पढ़ सकते थे। पार्टी के उस शानदार हॉल में अचानक से एक बहुत ही गहरा और भयानक सन्नाटा छा गया, जो कुछ ही सेकंड बाद भारी चीख पुकार में बदल गया। रजत का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और वह पसीने से बहुत ही बुरी तरह तरबतर हो गया था, क्योंकि उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। मीडिया के सारे कैमरों के फ्लैश उसकी तरफ मुड़ गए थे और हर कोई उससे इस बहुत बड़े और गंदे घोटाले के बारे में तरह तरह के बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछने लगा था। अदिति का काम अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और उसने एक आखिरी और सबसे खतरनाक बटन को बहुत ही जोर से दबाया। हॉल के सारे बड़े स्पीकर्स पर रजत की वह बहुत ही साफ और छिपी हुई आवाज गूंजने लगी, जिसमें वह विक्रम को फंसाने और अदिति को जान से मारने के सीधे आदेश दे रहा था। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत अपनी अपनी बंदूकें निकाल लीं और वे सभी रजत को चारों तरफ से घेरने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। रजत पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने एक गुंडे की बंदूक को बहुत ही जोर से छीन लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे हवा में 2 गोलियां दाग दीं, जिससे पूरे हॉल में एक बहुत ही भयानक और खतरनाक भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने दो नहीं बंदूक से बचाने के लिए बहुत ही तेजी से इधर उधर भागने लगे और मेजें तथा कुर्सियां टूटकर जमीन पर बुरी तरह बिखरने लगीं। रजत इस भारी भीड़ और अफरा-तफरी का बहुत ही चालाकी से फायदा उठाकर होटल के मुख्य पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगा। नियंत्रण कक्ष के बाहर विक्रम ने उन दोनों खतरनाक गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से पीटकर पूरी तरह से अधमरा कर दिया था और वे दोनों अब फर्श पर पड़े कराह रहे थे।
वह हाँफते हुए कमरे के अंदर आया और उसने देखा कि अदिति बिल्कुल सुरक्षित है और उसने अपना काम पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से कर दिया है। विक्रम ने अदिति का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे उस खतरनाक जगह से बाहर निकालने के लिए तुरंत मुख्य दालान की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। जैसे ही वे मुख्य दालान में पहुंचे, उन्होंने देखा कि रजत अपने हाथ में बंदूक लिए बहुत ही तेजी से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने बिना अपनी जान की परवाह किए एक बहुत ही लंबी और खतरनाक छलांग लगाई और वह सीधे रजत के ऊपर जाकर बहुत जोर से गिरा। दोनों जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से लुढ़क गए और रजत के हाथ से वह भारी बंदूक बहुत दूर जाकर खिसक गई। विक्रम ने तुरंत उठकर रजत के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार और नफरत भरा मुक्का झड़ दिया। रजत का सारा घमंड और सारा झूठा रुतबा उस एक मुक्के के साथ पूरी तरह से टूटकर फर्श पर हमेशा के लिए बिखर गया था। वह दर्द से बहुत ही बुरी तरह कराह रहा था और उसके होठों से खून की एक मोटी और लाल धार बहने लगी थी। तभी हथियारों से लैस बहुत सारे पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए और उन्होंने रजत को जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से दबाकर उसके हाथों में मजबूत हथकड़ी पहना दी। वह एक हारे हुए और बेबस जानवर की तरह बस जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। हॉल के अंदर का पूरा नजारा अब पूरी तरह से बदल चुका था और हर तरफ पुलिस के भारी जूते और सायरन की बहुत तेज आवाजें गूंज रही थीं। जिन लोगों ने पहले रजत का बहुत ही ज्यादा सम्मान किया था, वे सभी अब उसे बहुत ही नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। सारे बड़े पत्रकार और मीडिया वाले उसकी इस भयानक और बहुत ही बुरी हार को अपने कैमरों में पूरी तरह से कैद करने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम धीरे से अपनी जगह से उठा और उसने अपनी जैकेट को बहुत ही आराम से साफ किया, जो इस पूरी भयानक लड़ाई में काफी गंदी हो चुकी थी। वह मुड़ा और उसने देखा कि अदिति बिल्कुल शांत खड़ी है और उसके चेहरे पर इस बहुत बड़ी जीत का एक बहुत ही शानदार सुकून साफ झलक रहा है। उसने आगे बढ़कर अदिति को अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से भर लिया और पूरे हॉल की उस भारी भीड़ के सामने उसे पहली बार बहुत ही सम्मान और गर्व के साथ गले लगाया। यह एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक पल था, जिसमें कोई भी शब्द उनके इस गहरे और सच्चे एहसास को बयान करने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं था। वे दोनों आज इस बहुत ही बड़े और जानलेवा तूफान से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी और सच्चाई को हमेशा के लिए बचा लिया था। विक्रम को इस बात का बहुत ही गहरा और पक्का एहसास हो गया था कि अदिति के बिना वह न केवल अपना साम्राज्य बल्कि शायद अपनी जान भी हमेशा के लिए खो चुका होता। पुलिस ने पूरे होटल को चारों तरफ से अपने भारी और कड़े सुरक्षा घेरे में पूरी तरह से ले लिया था और सभी गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए जा रहे थे। विक्रम और अदिति ने पुलिस के एक बहुत ही बड़े और वरिष्ठ अधिकारी को वो सारी असली फाइलें और सुरक्षित पेन ड्राइव पूरी ईमानदारी के साथ सौंप दी। उन दोनों ने मिलकर सारे सवालों के बहुत ही स्पष्ट और सीधे जवाब दिए, जिससे पुलिस को रजत के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और पक्का कानूनी मामला तैयार करने में बहुत बड़ी मदद मिली। कुछ घंटों की इस लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया के बाद वे दोनों अंततः उस भारी भीड़ वाले होटल से बाहर खुली और ठंडी हवा में आ गए। रात का अंधेरा अब बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था और आसमान में चमकते हुए कुछ छोटे सितारे एक बहुत ही नई और ताजी सुबह की स्पष्ट गवाही दे रहे थे। विक्रम ने अपनी कार का दरवाजा अदिति के लिए बहुत ही सम्मान के साथ खोला और उसे एक बहुत ही सुरक्षित और सुखद मुस्कान के साथ आराम से अंदर बैठने का इशारा किया। कार शहर की उन बहुत ही ज्यादा खाली और शांत सड़कों पर बड़ी तेजी और आराम से दौड़ रही थी और दोनों के बीच एक बहुत ही सुखद खामोशी छाई हुई थी। इस भयानक और जानलेवा जीत ने उनके पुराने सारे मतभेदों और कड़वाहट को पूरी तरह से मिटाकर उनके रिश्ते में एक बहुत ही नई और गहरी समझ पैदा कर दी थी। विक्रम ने एक हाथ से कार का स्टीयरिंग संभाला
और अपना दूसरा हाथ बहुत ही धीरे से बढ़ाकर अदिति के कोमल हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। अदिति ने उसकी तरफ एक बहुत ही प्यारी नजर से देखा और विक्रम की आंखों में उसे वो सारा सच्चा सम्मान और गहरा प्यार नजर आया जो पहले कभी वहां नहीं था। विक्रम ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा कि यह रात उसकी पूरी जिंदगी की सबसे भयानक लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खूबसूरत रात बन गई है। उसने कहा कि आज से इस पूरी कंपनी और उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अदिति का स्थान हमेशा के लिए सबसे ज्यादा ऊंचा और बहुत ही खास होने वाला है। अदिति ने विक्रम के हाथ को बहुत ही प्यार से हल्का सा दबाया और उसकी बात को बिना किसी विरोध के पूरी तरह से अपने दिल में स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि यह इंसान अब वो पुराना और अत्याचारी बॉस बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि यह अब एक बहुत ही परिपक्व और सच्चा इंसान बन चुका है जो गलतियों को सुधारना जानता है। आज की इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत ने न केवल रजत के उस गंदे और काले साम्राज्य को मिटाया था, बल्कि एक बहुत ही सुंदर रिश्ते को जन्म दिया था। कल सुबह की रोशनी के साथ कंपनी में एक बहुत ही नया और बिल्कुल साफ सुथरा सवेरा होने वाला था, जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार या डर की जगह नहीं होगी। वे दोनों जानते थे कि आने वाले दिनों में और भी कई सारी कानूनी और बड़ी चुनौतियां उनका रास्ता रोकेंगी, लेकिन वे अब हर चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह रात उनके जीवन की सबसे कठिन और सबसे डरावनी परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और एक दूसरे के बहुत ही मजबूत और सच्चे साथ से पूरी तरह पार कर लिया था। अगली सुबह शहर के सारे प्रमुख अखबारों और समाचार चैनलों पर केवल कल रात की पार्टी और रजत के उस भयानक घोटाले की ही खबरें पूरी तरह से छाई हुई थीं। विक्रम और अदिति बहुत ही सुबह सुबह ही अपने कार्यालय पहुंच गए थे, क्योंकि असली और कानूनी लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। दोनों के चेहरों पर थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास एक बहुत ही मजबूत चट्टान की तरह बिल्कुल अडिग था। वे जानते थे कि अब अदालत में उन्हें रजत के खिलाफ हर एक सबूत को साबित करना होगा। अदिति ने अपने कंप्यूटर पर उन सारे महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेजों को बहुत ही सावधानी से पुलिस और वित्तीय जांच एजेंसियों को भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने हर एक फाइल को एक बहुत ही कड़े और सुरक्षित पासवर्ड के साथ लॉक कर दिया था, ताकि बीच में कोई भी उससे छेड़छाड़ न कर सके। विक्रम उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर हर एक कानूनी कदम को बहुत ही बारीकी से समझ रहा था, क्योंकि अब वे कोई भी छोटी सी गलती करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। दूसरी तरफ पुलिस की बहुत ही कड़ी हिरासत में होने के बावजूद रजत का वह अंधा और पुराना घमंड अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसने शहर के सबसे महंगे और चालाक वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम को अपनी जमानत करवाने के लिए तुरंत काम पर लगा दिया था। उसे अभी भी यह झूठा और बेकार सा भ्रम था कि वह अपने पैसे और रसूख के बल पर इस सारे खतरनाक कानूनी जाल से बहुत ही आसानी से और बिना किसी बड़े नुकसान के बाहर निकल आएगा। रजत के वकीलों ने तुरंत ही मीडिया में एक बहुत ही झूठा और मनगढ़ंत बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सारी गलती विक्रम और अदिति पर ही डाल दी। उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से यह दावा किया कि वे सारे वित्तीय सबूत पूरी तरह से नकली हैं और विक्रम अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटाने के लिए यह गंदी साजिश रच रहा है। इस बयान ने मीडिया और शेयरधारकों के बीच एक बहुत ही बड़ा और नया भ्रम पैदा कर दिया था, जिससे माहौल थोड़ा और तनावपूर्ण हो गया। टीवी पर उस झूठे और बेबुनियाद बयान को देखकर विक्रम का खून पूरी तरह से खौलने लगा और उसने गुस्से में मेज पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वह तुरंत उन वकीलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाला था, लेकिन अदिति ने उसे बहुत ही शांति से ऐसा करने से रोक दिया। उसने विक्रम को समझाया कि उन्हें इस घटिया बयानियानबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सीधे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जहां वे सारे असली सबूत पूरी दुनिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से रख सकें। विक्रम को अदिति की यह बात बहुत ही ज्यादा सही और तर्कसंगत लगी,
इसलिए उसने तुरंत अपनी पूरी जनसंपर्क टीम को यह बड़ा आयोजन करने का सख्त आदेश दे दिया। कुछ ही घंटों के भीतर कंपनी के मुख्यालय में एक बहुत ही विशाल और भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी शानदार तरीके से कर ली गई। शहर के सारे बड़े पत्रकार और मीडिया हाउस वहां अपने अपने कैमरों और तीखे सवालों के साथ बहुत ही बेसब्री से विक्रम और अदिति के आने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम और अदिति एक साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बड़े मंच पर आए और कैमरों की चमचमाती फ्लैश लाइटों ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। विक्रम ने माइक संभाला और बहुत ही शांत तथा गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया, जो उसके पुराने क्रूर और तानाशाही रवैये से बिल्कुल अलग था। उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से रजत द्वारा किए गए सारे घोटालों और कंपनी को दिए गए धोखों का पूरा विवरण एक एक करके उन सारे पत्रकारों के सामने रखना शुरू कर दिया। इसके बाद अदिति ने बोलना शुरू किया और उसने बहुत ही तकनीकी और स्पष्ट भाषा में उन सारे काले धन के लेन देन को बहुत अच्छी तरह समझाया। उसने बड़ी स्क्रीन पर उन सारी शेल कंपनियों के असली बैंक खातों और रजत के डिजिटल हस्ताक्षरों वाले दस्तावेजों को बहुत ही बड़े अक्षरों में प्रदर्शित कर दिया। उसने हर एक सवाल का इतना सटीक और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया कि वहां मौजूद कोई भी पत्रकार उसकी बातों में एक भी छोटी सी खामी या झूठ बिल्कुल नहीं निकाल सका। इन सारे ठोस और अकाट्य सबूतों को देखने के बाद मीडिया का रुख पूरी तरह से बदल गया और रजत के वकीलों का सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सारे समाचार चैनलों ने तुरंत ही रजत को एक बहुत बड़े अपराधी के रूप में दिखाना शुरू कर दिया और उसकी बची खुची इज्जत भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। विक्रम और अदिति ने आज न केवल अपना सम्मान बचाया था, बल्कि पूरे शेयर बाजार में कंपनी की गिरती हुई साख को भी बहुत ही मजबूती से संभाल लिया था। उसी दोपहर अदालत में रजत की जमानत पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी सुनवाई शुरू हुई, जहां माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और खामोश था। रजत अब कटघरे में खड़ा था और उसका वह पुराना घमंड पूरी तरह से गायब हो चुका था, जबकि उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें साफ चमक रही थीं। विक्रम और अदिति भी अदालत में बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में बैठे थे और वे उस अपराधी को कानून के हाथों हारते हुए देखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सरकारी वकील ने न्यायाधीश के सामने वे सारे पक्के डिजिटल सबूत और वित्तीय दस्तावेज पेश किए, जो अदिति ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से जुटाए थे। उन दस्तावेजों में रजत के भ्रष्टाचार के साथ साथ विक्रम और अदिति की जान लेने की उस भयानक साजिश का भी पूरा और स्पष्ट जिक्र था। रजत के महंगे वकीलों ने इन सबूतों को खारिज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वे इन कड़े और प्रमाणित तथ्यों के सामने पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। न्यायाधीश ने सारे सबूतों को बहुत ही गहराई से जांचने के बाद एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रजत की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रजत समाज और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वह बाहर रहकर गवाहों तथा सबूतों को आसानी से नष्ट कर सकता है। यह फैसला सुनते ही रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे एहसास हो गया कि अब उसकी जिंदगी के कई साल इस अंधेरी जेल में ही कटने वाले हैं। पुलिस जब रजत को वापस अपनी हिरासत में लेकर जाने लगी, तो उसने मुड़कर विक्रम और अदिति की तरफ बहुत ही ज्यादा नफरत भरी नजरों से घूर कर देखा। लेकिन विक्रम की आंखों में अब उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि केवल एक बहुत ही गहरी दया और उपहास का भाव था। विक्रम ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि यह तुम्हारी अपनी बेवकूफी और हद से ज्यादा लालच का ही सीधा नतीजा है, जिसे अब तुम्हें हर हाल में पूरी जिंदगी भुगतना ही पड़ेगा। अदिति ने एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी सांस ली, क्योंकि वह इंसान जो पिछले कई महीनों से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जहर घोल रहा था, अब हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जा चुका था। अदालत के बाहर निकलते समय आसमान बहुत ही ज्यादा साफ था और हल्की हल्की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, जो एक नई और आजाद शुरुआत का बहुत ही सुंदर एहसास दिला रही थी। यह न्याय और सच्चाई की एक बहुत ही बड़ी और शानदार जीत थी।
अगले दिन कंपनी के सारे वरिष्ठ शेयरधारकों और बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यालय में एक बहुत ही अहम और आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। इस बार माहौल में पहले जैसा तनाव या डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि सभी के चेहरों पर विक्रम और अदिति के लिए एक बहुत ही गहरा सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वे सभी जान चुके थे कि इन दोनों ने मिलकर कंपनी को एक बहुत बड़े और भयानक विनाश से पूरी तरह से बचा लिया है। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने खड़े होकर अपनी पिछली गलतियों के लिए विक्रम से बहुत ही सच्चे मन से माफी मांगी और उस पर दोबारा पूरा भरोसा जताया। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके रजत और उसके सारे भ्रष्ट साथियों को कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकालने का बहुत ही कड़ा और आधिकारिक फैसला ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने उन सारे वित्तीय खातों की पूरी तरह से सफाई करने का भी सीधा आदेश दिया जो रजत ने अपनी गंदी योजनाओं के लिए बनाए थे। विक्रम ने बोर्ड को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भावुक और सच्चा भाषण दिया, जिसमें उसने अपने पुराने और तानाशाही रवैये को पूरी तरह से स्वीकार किया। उसने कहा कि वह हमेशा कंपनी के मुनाफे के पीछे भागता रहा और उसने अपने कर्मचारियों के सम्मान और उनकी असली काबिलियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर अदिति ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच का साथ नहीं दिया होता तो यह कंपनी आज पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी होती। विक्रम ने कंपनी के पूरे माहौल और काम करने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लाने का एक बहुत ही शानदार प्रस्ताव सभी के सामने रखा। उसने कहा कि अब से यह कंपनी केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि पूरी तरह से पारदर्शिता, सम्मान और बहुत ही कड़े नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर काम करेगी। उसने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया और बहुत ही सुरक्षित शिकायत प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की, जहां कोई भी बिना किसी डर के अपनी बात सीधे शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचा सकता है। अपने भाषण के बिल्कुल अंत में विक्रम ने एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया, जिसने पूरे बोर्डरूम में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ा दी। उसने कहा कि रजत के जाने के बाद मुख्य परिचालन अधिकारी का पद पूरी तरह से खाली हो गया है और इस पद के लिए अदिति से ज्यादा योग्य कोई भी नहीं है। उसने अदिति के उस असीम साहस और गजब की बुद्धिमानी का पूरा हवाला देते हुए उसे इस बहुत बड़े और महत्वपूर्ण पद के लिए सीधे तौरछोड़ नामित कर दिया। बोर्ड के सभी सदस्यों ने बिना किसी भी विरोध के विक्रम के इस बहुत ही शानदार प्रस्ताव को अपनी पूरी सर्वसम्मति के साथ तुरंत ही पास कर दिया। अदिति, जो कमरे के एक कोने में बिल्कुल शांत खड़ी थी, इस अचानक मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई। वह धीरे से आगे आई और उसने बहुत ही विनम्रता तथा असीम आत्मविश्वास के साथ इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाने का अपना पक्का वादा सबके सामने किया। कंपनी की पूरी कानूनी और वित्तीय टीम ने मिलकर उन सारी शेल कंपनियों के खातों से चुराया गया सारा पैसा वापस लाने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। अदिति के उस बहुत ही सटीक और पुराने डेटाबेस की मदद से वे बहुत ही जल्दी सारा पैसा कानूनी रूप से कंपनी के मुख्य खातों में वापस लाने में सफल रहे। इस पूरी प्रक्रिया ने बाजार में कंपनी की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया और उनके सारे शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगे। शहर के सारे बड़े व्यापारिक अखबारों और पत्रिकाओं ने विक्रम और अदिति को इस साल के सबसे बेहतरीन और साहसी कॉरपोरेट नेताओं के रूप में अपने मुख्य पन्नों पर जगह दी। एक साधारण सी सचिव से सीधे मुख्य परिचालन अधिकारी बनने का अदिति का यह बहुत ही प्रेरणादायक सफर हर जगह एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में पूरी तरह से छा गया था। इन सारी अच्छी खबरों ने पूरे कार्यालय के माहौल को एक बहुत ही नई और शानदार सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भर दिया था। कुछ ही दिनों के बाद अदिति अपने नए और बहुत ही विशाल कार्यालय में पूरी तरह से बस चुकी थी, जहां से उसे पूरे शहर का बहुत ही सुंदर नजारा दिखता था। वह अपनी मेज पर बैठी कुछ नई नीतियों पर काम कर रही थी। तभी विक्रम ने दरवाजे पर
बहुत ही हल्के से दस्तक दी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर आ गया। उसने उस पुरानी और कड़क बॉस वाली छवि को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और अब वह बहुत ही ज्यादा शांत और खुश नजर आ रहा था। विक्रम ने बहुत ही मजाकिया और हल्के स्वर में कहा कि अब उसे अपनी ही कंपनी की नई अधिकारी से मिलने के लिए शायद बहुत पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। अदिति इस बात पर बहुत ही जोर से हंस पड़ी और यह हंसी उनके बीच के उस सारे पुराने और गहरे तनाव को पूरी तरह से मिटाने के लिए काफी थी। उसने विक्रम को अपने सामने वाली कुर्सी पर बहुत ही सम्मान के साथ बैठने का इशारा किया और अपनी फाइलें एक तरफ रखकर उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। विक्रम ने बहुत ही गंभीर और सच्ची आवाज में कहा कि वह आज जो भी है और यह कंपनी जहां भी खड़ी है, वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अदिति की वजह से है। उसने स्वीकार किया कि अदिति ने उसे न केवल एक बहुत ही भयानक विनाश से बचाया है, बल्कि उसे एक बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान बनना भी सिखाया है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कभी भी किसी ने उसे इतनी बड़ी और सच्ची सीख नहीं दी थी जितनी इस एक लड़की ने बिना कुछ कहे ही उसे दे दी। अदिति ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में जवाब दिया कि यह पूरी लंबी लड़ाई केवल उसकी नहीं थी, बल्कि वे दोनों एक साथ मिलकर ही इस भयानक तूफान से बाहर आ पाए हैं। उसने कहा कि विक्रम के अंदर वह ताकत और अच्छाई हमेशा से ही मौजूद थी, बस उसे बाहर आने के लिए एक बहुत बड़े और सही झटके की जरूरत थी। अब वे दोनों न केवल एक बहुत ही शानदार पेशेवर टीम बन चुके थे, बल्कि उनके दिल भी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। सूरज की सुनहरी किरणें उस बड़े से कार्यालय की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं और उन दोनों के चेहरों पर एक बहुत ही सुंदर और नई चमक बिखेर रही थी। रजत का वह काला अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और सामने एक बहुत ही सुनहरा तथा सुरक्षित भविष्य उन दोनों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये न्याय की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने दो बिल्कुल अलग इंसानों को एक बहुत ही खूबसूरत और अटूट बंधन में हमेशा के लिए बांध दिया था। उसी रात शहर की केंद्रीय जेल की उस छोटी और अंधेरी कोठरी में रजत पूरी तरह से अकेला और बहुत ही ज्यादा हताश बैठा हुआ अपनी किस्मत पर लगातार रो रहा था। उसे पुलिस द्वारा तैयार की गई वह बहुत ही मोटी और विस्तृत चार्जशीट मिल चुकी थी, जिसमें उसके जीवन भर जेल से बाहर न आ पाने के सारे पुख्ता इंतजाम मौजूद थे। उसका वह सारा झूठा रुतबा और ताकत अब बस एक बुरे सपने की तरह उसकी यादों में रह गए थे, जो उसे हर रात बहुत ही बुरी तरह से डराते रहेंगे। मुख्य कंपनी मुख्यालय में अब धीरे धीरे सारे कार्यालयों की बत्तियां बुझने लगी थीं और पूरा वातावरण एक बहुत ही सुखद और गहरी शांति में डूबने लगा था। विक्रम और अदिति भी अपने सारे काम खत्म करके एक साथ बहुत ही आराम से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे और उनके बीच कोई भी पुराना तनाव अब बाकी नहीं था। कल से उन्हें एक बहुत ही नया और शानदार दिन शुरू करना था, जहां काम के साथ साथ उनके इस नए और खूबसूरत रिश्ते को भी पूरी तरह से पनपने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला था। कुछ महीने बहुत ही तेजी से बीत गए और कंपनी ने एक बहुत ही नई और सुरक्षित दिशा में पूरी तरह से कदम रख दिया था। विक्रम ने अपने उस पुराने और तानाशाही रवैये को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और अब वह एक बहुत ही समझदार और शांत नेता बन चुका था। कार्यालय का वह पुराना और डरावना माहौल अब एक बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान जगह में बदल गया था, जहां सभी कर्मचारी बिना किसी डर के बहुत खुशी से काम करते थे। अदिति ने मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में अपने सारे नए कर्तव्यों को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से संभाल लिया था। उसकी तेज बुद्धिमानी और काम के प्रति सच्ची लगन ने कंपनी को बहुत ही कम समय में सफलता की एक नई और बहुत ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया था। बोर्ड के सारे वरिष्ठ सदस्य और सारे कर्मचारी उसके हर एक फैसले का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपना काम करती थी। विक्रम और अदिति के बीच का रिश्ता भी
अब केवल एक बहुत ही अच्छे पेशेवर तालमेल तक ही सीमित नहीं रह गया था। उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी और सच्ची समझ विकसित हो चुकी थी, जो किसी भी आम रिश्ते से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। वे अक्सर काम के बाद एक साथ कॉफी पीते थे और अपनी पुरानी यादों तथा भविष्य की बहुत सी नई और शानदार योजनाओं के बारे में बहुत ही लंबी और गहरी बातें किया करते थे। एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी शाम को विक्रम ने अदिति को शहर के सबसे ऊंचे और शांत रूफटॉप रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खास डिनर के लिए बुलाया। यह वही जगह थी जहां से पूरे शहर की सारी चमचमाती रोशनियां और खूबसूरत नज़ारे बहुत ही स्पष्ट और शानदार तरीके से दिखाई देते थे। विक्रम आज बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक और बहुत गहरा प्यार साफ नजर आ रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। अदिति भी एक बहुत ही सुंदर और सादे नीले रंग के गाउन में वहां पहुंची, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया और उसे बहुत ही प्यार से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और रोमांटिक था और हल्की हल्की ठंडी हवा उनके चेहरों को बहुत ही प्यार से छू रही थी, जो उनके इस खास पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। डिनर के दौरान उन्होंने अपनी उस पुरानी और बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बारे में बातचीत शुरू की, जिसने उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। विक्रम ने बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में कहा कि वह आज भी उन पुराने दिनों को याद करके अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत करता है, जब वह अदिति को बिना किसी बात के बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया करता था। उसने कहा कि वह उस क्रूर इंसान को अपने अंदर हमेशा के लिए मार चुका है। अदिति ने अपना हाथ मेज पर रखा और विक्रम के हाथ को बहुत ही नरमी से अपने हाथों में ले लिया, ताकि उसे पूरा सुकून मिल सके। उसने विक्रम की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए कहा कि जो बीत गया उसे पूरी तरह से भूल जाना ही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस बुरे वक्त ने ही उन्हें यह सच्चा सबक सिखाया है। उसने कहा कि अगर वह पुराना विक्रम नहीं होता तो शायद वे दोनों आज इस बहुत ही खूबसूरत और नए मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। विक्रम ने अदिति के हाथ को बहुत ही प्यार से सहलाया और कहा कि वह जिंदगी भर उस एहसान और उस सच्चे प्यार का कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा जो अदिति ने उसे दिया है। उसने कहा कि जब पूरी दुनिया और उसका अपना सबसे करीबी दोस्त भी उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, तब केवल अदिति ही थी जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह पूरी ईमानदारी से खड़ी थी। यह बात कहते हुए विक्रम की आंखों में बहुत ही सच्चे आंसू आ गए थे। अदिति ने अपनी एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा कि प्यार और सच्चाई के बीच कभी भी कोई कर्ज या एहसान नहीं होता है। उसने विक्रम को समझाया कि जब इंसान किसी को बहुत ही सच्चे मन से अपना मान लेता है, तो उसके लिए हर खतरा और हर लड़ाई बहुत ही छोटी और मामूली लगने लगती है। उसने कहा कि यह उनकी साझा जीत थी और अब उन्हें अपनी इस नई जिंदगी को बहुत ही खुशी और बिना किसी डर के खुलकर जीना चाहिए। रेस्टोरेंट में बजने वाला बहुत ही मधुर और धीमा संगीत उनके इस खास और बहुत ही व्यक्तिगत पल को और भी ज्यादा शानदार बना रहा था। विक्रम अपनी कुर्सी से धीरे से उठा और वह अदिति के बिल्कुल पास आकर बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ अपने एक घुटने पर नीचे बैठ गया। अदिति का दिल यह देखकर बहुत ही तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम आज रात इतना बड़ा और इतना ज्यादा भावुक कदम उठाने वाला है। विक्रम ने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली और उसे बहुत ही प्यार से अदिति के सामने धीरे से खोल दिया। उस डिब्बी के अंदर एक बहुत ही शानदार और चमकती हुई हीरे की अंगूठी थी, जो रात की उस हल्की रोशनी में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। विक्रम ने बहुत ही गहरी और कांपती हुई आवाज में अदिति की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस निडर और बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की के साथ बिताना चाहता है। उसने कहा कि वह अब कोई अत्याचारी बॉस नहीं,
बल्कि एक बहुत ही सच्चा और हमेशा साथ निभाने वाला जीवन साथी बनना चाहता है, जो हर कदम पर उसका पूरा साथ देगा। अदिति की आंखों से खुशी के बहुत सारे आंसू छलक पड़े और उसने बिना एक भी पल गंवाए बहुत ही जोर से अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रम ने बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ वह चमकती हुई अंगूठी अदिति की उंगली में पहना दी और उसे अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से भर लिया। यह एक ऐसा पल था जिसका उन दोनों को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था और आज यह सपना पूरी तरह से सच हो चुका था। उनके इस नए रिश्ते की शुरुआत किसी लालच या दबाव से नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबी लड़ाई, सच्चे सम्मान और एक दूसरे पर बहुत ही गहरे विश्वास के साथ हुई थी। रात की वह ठंडी हवा और आसमान में चमकते हुए सारे सितारे उनके इस बहुत ही पवित्र और खूबसूरत बंधन की बहुत ही स्पष्ट गवाही दे रहे थे। अगले दिन कार्यालय में यह बहुत ही बड़ी और खुशखबरी आग की तरह पूरी तरह से फैल गई और सभी कर्मचारियों ने उन दोनों को बहुत ज्यादा बधाइयां दी। कंपनी के अंदर अब एक बहुत ही पारिवारिक और सुखद माहौल बन गया था, जहां बॉस और कर्मचारी के बीच की वह पुरानी और भयानक दीवार हमेशा के लिए टूट चुकी थी। हर कोई इस नई जोड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस करता था, क्योंकि उनकी यह पूरी कहानी किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसी सप्ताह रजत को अदालत ने उसकी उन सारी गंदी और बहुत ही खतरनाक साजिशों के लिए आजीवन कारावास की एक बहुत ही सख्त सजा पूरी तरह से सुना दी। यह न्याय की एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत थी, जिसने समाज को यह कड़ा संदेश दिया कि झूठ और भ्रष्टाचार की उम्र बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। विक्रम और अदिति ने अदालत के इस बहुत ही बड़े फैसले को पूरी शांति के साथ सुना और वे हमेशा के लिए उस काले अध्याय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। अपनी शादी के बाद विक्रम और अदिति ने कंपनी के मुनाफे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गरीब और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए दान करने का बड़ा फैसला किया। उन्होंने एक बहुत ही नई और शानदार संस्था की शुरुआत की, जो उन होनहार लेकिन गरीब युवाओं को मुफ्त शिक्षा और व्यापारिक प्रशिक्षण देने का बहुत ही नेक काम करती थी। यह उनका तरीका था अपनी उस भारी सफलता और नई खुशी को पूरे समाज के साथ बहुत ही अच्छे और सकारात्मक तरीके से हमेशा के लिए बांटने का। एक दिन अदिति अपने कार्यालय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की नई फाइलों की जांच कर रही थी। तभी विक्रम वहां एक कप गर्म कॉफी लेकर आ गया। उसने कॉफी का कप अदिति की मेज पर रखा और बहुत ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा कि क्या आज की नई अधिकारी बहुत ज्यादा काम में व्यस्त है। अदिति ने अपनी फाइलों से नजर हटाई और विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही शरारती और खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रही है। विक्रम ने अदिति की कुर्सी को धीरे से अपनी तरफ घुमाया और कहा कि उसे काम के साथ साथ अपने खुद के आराम और सेहत का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसने याद दिलाया कि कैसे वह पुराने दिनों में उसे बिना थके रात भर काम करने के लिए मजबूर किया करता था और आज उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। अदिति ने 5 सलीन करकार एक SNIM हंसते हुए कहा कि उन रातों की मेहनत ने ही उसे आज इस बहुत बड़े और ताकतवर मुकाम तक पूरी तरह से पहुंचाया है। उन्होंने साथ मिलकर कंपनी को एक बहुत ही नया और वैश्विक चेहरा देने के लिए कई सारे बड़े और बहुत ही शानदार अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी पूरी तरह से कर लिए थे। उनकी कंपनी अब पूरे उद्योग जगत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और नैतिक रूप से सबसे अच्छी कंपनी के रूप में जानी जाती थी, जो केवल मुनाफे से ज्यादा अपने कर्मचारियों को अहमियत देती थी। यह सब कुछ केवल विक्रम के उस बड़े बदलाव और अदिति की बहुत ही तेज बुद्धिमानी तथा सच्ची मेहनत का ही सीधा और स्पष्ट नतीजा था। समय के साथ साथ विक्रम ने अपने आप को पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छे और शांत इंसान के रूप में बदल लिया था, जो हर किसी की बात सुनता था। वह अब किसी पर भी अपना गुस्सा नहीं उतारता था, बल्कि समस्याओं को बहुत ही शांति और दिमागी सूझबूझ के साथ हल करने
में ज्यादा विश्वास रखने लगा था। अदिति ने उसके इस नए और बहुत ही अच्छे रूप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, और वह हर एक दिन उसके इस भारी बदलाव की बहुत ज्यादा सराहना करती थी। अपनी कंपनी की उस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए विक्रम ने सारे कर्मचारियों और उनके पूरे परिवारों के लिए एक बहुत ही शानदार और भव्य पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी उस पुरानी पार्टी से बिल्कुल अलग थी, जहां धोखा और मौत का साया मंडरा रहा था, क्योंकि आज यहां केवल सच्ची खुशी और पूरी तरह से सुरक्षित माहौल था। विक्रम ने मंच पर जाकर उन सारे लोगों को बहुत ही सच्चे मन से धन्यवाद दिया, जिन्होंने उस बहुत ही मुश्किल वक्त में उसका और अदिति का पूरा साथ दिया था। उसने विशेष रूप से अदिति को अपने बिल्कुल पास बुलाया और सबके सामने यह पूरी तरह से स्वीकार किया कि यह लड़की ही उसकी और इस पूरी कंपनी की असली जान है। वहां मौजूद सारे लोगों ने बहुत ही खुशी से तालियां बजाईं और उन दोनों के इस बहुत ही खूबसूरत और मजबूत रिश्ते को अपनी पूरी और सच्ची दुआएं दीं। अदिति की आंखों में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी खुशी झलक रही थी, क्योंकि उसने अपने उस सबसे बड़े और खतरनाक डर पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। पार्टी के बाद जब वे दोनों अकेले वापस अपने घर लौट रहे थे, तो शहर की रात बिल्कुल शांत और बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली लग रही थी। विक्रम ने कार रोककर एक बहुत ही सुनसान लेकिन खूबसूरत पार्क के पास अदिति के साथ थोड़ी देर तक टहलने का एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक फैसला किया। पेड़ों की ठंडी छांव और चांद की वह हल्की रोशनी उनके इस बहुत ही व्यक्तिगत और निजी पल को और भी ज्यादा जादुई तथा बहुत ही खास बना रही थी। विक्रम ने अदिति का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। उसने कहा कि जब इंसान को कोई ऐसा साथी मिल जाता है जो उसकी कमियों को उसकी ताकत बना दे, तो कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतना बहुत आसान हो जाता है। अदिति ने विक्रम के कंधे पर अपना सिर रख दिया और इस बहुत ही गहरी तथा सच्ची शांति को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करने लगी। अब उन्हें किसी भी रजत या किसी भी बड़े खतरे का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बीच एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य सुरक्षा कवच बना लिया था। यह कवच उनके सच्चे प्यार, अटूट भरोसे और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा गहरे सम्मान से मिलकर बना था, जिसे कोई भी बाहरी ताकत कभी भी नहीं तोड़ सकती थी। उनकी ये पूरी यात्रा, जो एक बहुत ही बुरे और डरावने अंधेरे से शुरू हुई थी, वह अब एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित उजाले में आ चुकी थी। आने वाले कई सालों तक उनकी यह अद्भुत कहानी पूरे व्यापारिक जगत में और शहर के लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ी मिसाल के रूप में पूरी तरह से मशहूर रही। लोगों ने यह सीखा कि असली ताकत किसी को डराने या उस पर जुल्म करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से सबका सम्मान करने और न्याय का साथ देने में है। विक्रम का वह पुराना अत्याचारी और घमंडी रूप अब केवल एक बहुत ही पुरानी और भूली बिसरी कहानी बनकर ही इतिहास के पन्नों में रह गया था। अदिति ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि एक शांत और साधारण दिखने वाला इंसान भी अपने अंदर बहुत ही ज्यादा असीम ताकत और तेज दिमाग छिपाकर रख सकता है। उसने कभी भी अपने उस मजबूत इरादे को टूटने नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने न केवल उस बड़े विनाश को रोका, बल्कि एक क्रूर इंसान को भी बदल दिया। उसकी यह भारी सफलता उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सच्चा प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। जिंदगी ने उन्हें वह सब कुछ दे दिया था जिसके वे दोनों हमेशा से पूरी तरह से हकदार थे, और अब वे हर एक पल को बहुत ही खुशी के साथ जीते थे। हर नई सुबह उनके लिए एक बहुत ही नई उम्मीद और एक बहुत ही नया अवसर लेकर आती थी, जिसे वे दोनों एक साथ मिलकर बहुत ही उत्साह से गले लगाते थे। उनके इस नए जीवन में अब केवल प्यार, सम्मान और एक बहुत ही अटूट साझेदारी थी, जो समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरी तथा मजबूत होती जा रही थी।
कहानी का यह बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण अंत इस बात का बहुत ही बड़ा और स्पष्ट प्रमाण था कि सच्चाई और अच्छे इरादों की हमेशा ही शानदार जीत होती है। भले ही रास्ता बहुत ज्यादा कठिन हो और सामने खड़ा दुश्मन कितना भी ज्यादा चालाक और ताकतवर क्यों न हो, लेकिन सच्चा साहस हर एक बुरी ताकत को हमेशा हरा सकता है। विक्रम और अदिति की यह कहानी हमेशा के लिए एक बहुत ही अमर प्रेम और न्याय की गाथा बनकर लोगों के दिलों में सुरक्षित हो गई थी। इस तरह एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी तानाशाह ने अपने अंदर की बुराई को हमेशा के लिए खत्म करके एक बहुत ही महान और सच्चा इंसान बनने का पूरा सफर तय कर लिया था। दूसरी तरफ एक शांत और साधारण दिखने वाली लड़की ने अपनी तेज बुद्धिमानी और बेमिसाल साहस के बल पर पूरी दुनिया के सामने अपनी एक बहुत ही नई और मजबूत पहचान बना ली थी। यह कहानी हमेशा के लिए न्याय, प्यार और असीम साहस का एक बहुत ही शानदार प्रतीक बनकर अमर हो गई थी।